इंडिया न्यूज पर खबर की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या 8 देशों में भारत को बदनाम करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी के गुरु का क्या है सबसे खतरनाक प्लान, आपको दिखाएंगे। राहुल की बदनाम ब्रिगेड पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज शो के अगले हिस्से में आप देखेंगे मोदी पर परिवार का पंजा और दिसंबर में ठंड का दंड। लेकिन पहले आज सबसे बड़ा हमला बोला। आज कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली की और उसके साथ ही एक मोर्चे पर भारी भूल भी कर दी। वो भूल ये कि कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को देश से बाहर लेकर चली गई। घरेलू राजनीति विदेश में क्यों, ये सवाल इस वक्त का। क्या कांग्रेस 8 देशों में भारत का मजाक बनाने की तैयारी कर रही है? आखिर विदेशों में देश को बदनाम करने का साजिश कौन रच रहा है? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मगर माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी तो क्या, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, जला दिया उन प्रदेशों को। राहुल के नेताओं ने तो देश के खिलाफ इंटरनेशनल आग लगाने की कोशिश की है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। सच्चे गांधी होते तो देश के खिलाफ विदेशों में सियासी साजिश नहीं करते। रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ जो गुस्सा दिखाया है, उस पर भले ही किसी को गुस्सा आए ना आए, लेकिन देश के खिलाफ विदेशों में कांग्रेस ने जो इंटरनेशनल रणनीति अपनाई है, उस पर हर देशवासी को गुस्सा आएगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने विदेशों में भारतीय दूतावास का घेराव करके मोदी सरकार का विरोध करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस कब ये समझेगी कि ऐसा करके वो मोदी का नहीं बल्कि भारत का विरोध कर रही है। भारत के खिलाफ विदेशों में सिर्फ पाकिस्तान ही प्रदर्शन करता है, तो ऐसे में राहुल की ओवरसीज कांग्रेस और पाकिस्तान में क्या फर्क है? बांटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। कि लोग बढ़ने के बजाय बढ़ रहे हैं। विदेशी धरती पर भारत बचाओ रैली से कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी राहुल के सियासी सलाहकार कहलाने वाले सैम पित्रोदा पर भी निशाना साध रही है, क्योंकि सैम पित्रोदा के ही नेतृत्व में दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि देश के आंतरिक मामलों को विदेश में न उछाला जाए, लेकिन खुद विदेशी धरती पर भारत बचाओ रैली कर रही है। कांग्रेस ने आज मोदी सरकार को घेरने की शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से की, जहां पहली बार एक मंच पर राहुल, प्रियंका और सोनिया जुटे और तीनों ने मिलकर मोदी सरकार पर प्रचंडवार किया। लेकिन सबसे ज्यादा तल्खवार था राहुल गांधी का, जो सियासी कम और निजी ज्यादा नजर आया। बांटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए, और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। आज तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा। मोदी सरकार के खिलाफ गांधी परिवार का सबसे बड़ा प्रहार। माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी, तो काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। पहली बार एक मंच से सोनिया, राहुल, प्रियंका की हुंकार। सत्ता के लिए हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी कर देंगे, सत्ता के लिए अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे। संविधान विकास दिवस तो मनाने का दिखावा करते हैं और हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते। आज अन्याय के खिलाफ जो नहीं लड़ेगा वे इतिहास में कायर कहलाएगा।
कहते हैं कि सियासत में बाजी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। शायद इसी मूल मंत्र के साथ कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन करने पहुंची और पहली बार गांधी परिवार ने एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला। ये हमला जितना सियासी था उतना ही निजी भी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए, और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। होमवर्क पूरा था, पूरा परिवार साथ था, पार्टी के बड़े बड़े नेता मंच पर थे, सो राहुल का जोश हाई था। सियासी वार में वो कभी शब्दों की मर्यादा लांघ गए तो कभी पीएम मोदी के बारे में यहाँ तक कह दिया कि मोदी जो हमेशा टीवी पर दिखते हैं उसके पैसे कौन देता है। कांग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है, कांग्रेस वाला बब्बर शेर होता है, नहीं डरता किसी से। मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो सरकारी ऑफिसेज में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी की है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। भैया एक बात बताओ, टीवी पे नरेंद्र मोदी रोज दिखाई दिखते हैं ना? कितने घंटे दिखते हैं? दिन भर दिखते हैं ना? भैया ये जो टीवी पे 30 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट आता है कितने का आता है? लाखों रुपए का आता है ना? तो ये नरेंद्र मोदी जो दिन भर टीवी पे दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता। मनमोहन सिंह जी को आप टीवी पे देखते हो। भरपूर जोश और हाई वोल्टेज हमले के बीच राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की 130 करोड़ जनता ने उन्हें पीएम चुना है, उनका टीवी पर दिखना कोई गुनाह नहीं। राहुल को शायद ये बात भी याद नहीं कि उनके पिता राजीव गांधी जब पीएम नहीं बने थे उस वक्त भी उन्हें टीवी पर दिखाया जाता था। तो क्या इसे भी गलत कहा जाए? रामलीला मैदान में कांग्रेस ने मंच का नाम रखा भारत बचाओ, लेकिन गांधी परिवार की तैयारी ऐसी कि लगा पहले कांग्रेस बचाओ। हालांकि मोदी सरकार पर हमले के लिए हर कोई तैयार होकर आया। सोनिया और प्रियंका ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। आज तो अंधेर नगरी चौपत राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहाँ चले गए? ये देश आपको प्यारा है, तो आप सब देश की आवाज बनो। आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए भी भय और झूठे प्रचार के अंकार में दबे रहेंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा। भारत बचाओ रैली के बहाने कांग्रेस मोदी सरकार पर हमले के लिए पूरी लिस्ट लेकर आई। माँ, बेटा, बेटी, पूरे परिवार ने मोदी और शाह को निशाने पर रखा। लेकिन सबसे तल्ख रहे राहुल गांधी। एक दिन पहले राहुल के जिस रेप इन इंडिया वाले बयान पर संसद में संग्राम मचा, राहुल ने उस पर भी सीधा जवाब देते हुए कहा, अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा। सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू? भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दोबारा करारी हार मिली तो राहुल ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। पार्टी के अंदर उथल पुथल शुरू हो गई। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनी तो कांग्रेस को एक बार फिर संजीवनी मिल गई। शायद इसीलिए सोनिया, राहुल और प्रियंका एक साथ मोदी पर हमले के लिए मंच पर जुटे और पार्टी और देश में नया संदेश देने की कोशिश की। मनोहर केसरी और सुमित दुबे के साथ रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
कल रेपिन इंडिया वाले बयान से घिरे थे राहुल। अब विवाद की उसी कड़ी में सावरकर का नाम लेकर फंस गए। राहुल ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। सवाल है कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा, जिस पर हमला बोलते हुए बीजेपी कह रही है कि राहुल का नाम राहुल जिन्ना होना चाहिए। राहुल गांधी जी का तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस देश के किसान नौजवान, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल को क्यों याद आए सावरकर? हाउस के मेंबर इसलिए माफी मांगी थी उनको हाउस में। माफी मांगू भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल ने माफी पर क्यों लिया सावरकर का नाम? भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल थोड़ा शर्म कर। बीजेपी ने दिया जवाब, शिवसेना खामोश क्यों? मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। माफी मांगे ना मांगे, सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर को नीचा दिखाने की कोशिश की है? वही वीर सावरकर जो बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र की सत्ता में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना के लिए आदर्श है, पूज्य है, महानायक है। भला ऐसे में रेप वाले बयान पर माफी के लिए सावरकर का उदाहरण क्यों, वो भी मरने मिटने की बात करते हुए? सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। जो सावरकर बीजेपी और शिवसेना के लिए महानायक है, कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद अंडमान जेल से रिहाई के लिए उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। यही वजह है कि बीजेपी ने रेप इन इंडिया वाले बयान पर राहुल से संसद में माफी मांगी, तो राहुल ने रैली से सावरकर राग छेड़ दिया, जिससे बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई। जीवीएल नरसिम्हा राव ने ट्वीट कर कहा कि आपका नाम राहुल गांधी नहीं, राहुल जिन्ना ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही बाकी नेताओं ने भी राहुल का नामकरण शुरू कर दिया। ये राहुल गांधी जी को दोबारा जमाव रैली थी। राहुल गांधी जी बार बार फेल कर जाते हैं और कांग्रेस उनको नए प्रकार से दोबारा लॉन्च करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने आज देश बचाओ रैली की। वो ना देश बचाने के लिए थी, ना कांग्रेस बचाने के लिए भी नहीं थी, ये तो परिवार बचाने के लिए रैली थी। आप माफी भी मांगते, देश माफ आपको नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी जी 1000 जन्म भी ले लेंगे तो वो राहुल सावरकर बन ही नहीं सकते हैं। सावरकर वीर थे, सावरकर देशभक्त थे, सावरकर बलिदानी थे। हाँ, अगर राहुल गांधी जी नया नाम चाहते हैं तो आज से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राहुल गांधी को राहुल थोड़ा शर्म कर के नाम से पुकारेगी। मगर अब सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर है, जिन्होंने कुछ समय पहले सावरकर पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी को नालायक से लेकर मूर्ख और न जाने क्या क्या कह डाला था। या लोकसभेच्या प्रचारामध्ये सुद्धा जेव्हा राहुल गांधी त्यांना पळकुटे म्हणाला, मी एकटा होतो की राहुल गांधीला नालायक म्हणून म्हटलं, त्याला सुद्धा झोडे मारले। सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में कहा था कि शिवसेना कभी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ सकती और हमारा हिंदुत्व अपने वचन पर कायम रहना है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी के बयान पर उद्धव के वचन क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गांधी परिवार पर हमले के लिए आज कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा अस्त्र बनाया। किसी ने जीडीपी तो किसी ने नोटबंदी के नाम पर मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका ने तो यहां तक कह दिया कि देश का संविधान खतरे में है। की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं नष्ट कर दी, खत्म कर दी। कांग्रेस ने इन्हीं हथियारों के बूते मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था पर घेरा। गिरती जीडीपी ने कांग्रेस को हमले का मौका थमाया तो राहुल ने रामलीला मैदान के मंच से दनादन मोदी सरकार पर चौका जड़ दिया।
काले धन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। झूठ कहा। माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी, माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। बहुत दिनों बाद कांग्रेस एक्शन के मोड में थी। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा, अगर देश को बचाना है तो कड़ा संघर्ष करना है। आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी, तो काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने मोदी है तो मुमकिन है जैसी पंक्ति को मोदी सरकार पर हमले का अस्त्र बना लिया। हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तेहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। मनरेगा जैसी ग्रामीण योजनाओं के जरिए रोजगार बने। लेकिन आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। जीडीपी पाताल पर आकर आ गई है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। गांधी परिवार जीडीपी की जांच और जिस खजाने की बात कर रही है, उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में मंदी छाई है और अगर इस वक्त देश की स्थिति अच्छी नहीं होती तो मोदी सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ऐलान पूरी दुनिया में नहीं करती। और कांग्रेस जिस खजाने की दुहाई दे रही है, उन्हें क्या याद नहीं कि देश के बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के वक्त 1991 में भारत ने देश का सोना विदेश में गिरवी रख दिया था और तब देश की प्रतिष्ठा तार तार हुई थी। अजित श्रीवास्तव और आदित्य नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी और शाह संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। वहीं राहुल ने कहा कि मोदी ने देश के लिए दुश्मनों वाला काम किया और फिर ये बांटने का काम शुरू करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, असम जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, अरुणाचल जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। जला दिया उन प्रदेशों को, आग लगा दिया असम में। आज तो अंधेर नगरी चौपत राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास कहाँ है? कहाँ है सबका साथ सबका विकास? अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहाँ चले गए? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी, तो काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आधी रात को धूमधाम से जो एसटी लागू की थी, उसके बाद मोदी सरकार के खजाना खाली क्यों हो गया? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं? भाजपा है तो
तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है। जिस नागरिकता संशोधन कानून पर देश में बवाल मचा है, अब यूएन ने भी उस पर सवाल उठा दिए। संयुक्त राष्ट्र ने कानून को भेदभावपूर्ण करार दे दिया और उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इसे गंभीरता से देखेगा। जब जवाब देने खड़ा होऊंगा तो पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र ने भी उठाए सवाल। यूएनएचआरसी ने सीएए को भेदभाव वाला कानून बताया। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उठा चुके हैं सवाल। जिस नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में संग्राम छिड़ा है, जिसके विरोध में सड़क पर आंदोलन के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने ही नए कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूएन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, हम इस बात से चिंतित हैं कि भारत के नए नागरिकता संशोधन कानून की प्रकृति मूल रूप से भेदभाव करने वाली है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की सावधानी से समीक्षा करेगा कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों को लेकर भारत के दायित्वों के अनुरूप है या नहीं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी एक दूसरे बयान में कहा गया है, हम इस बात से चिंतित हैं कि भारत के नए नागरिकता संशोधन कानून की प्रकृति मूल रूप से भेदभावपूर्ण है। सताए हुए लोगों की रक्षा के लक्ष्य का स्वागत है, मगर नया कानून मुसलमानों को ये सुविधा नहीं देता। इस बयान से 2 दिन पहले ही यूएन में शांति की संस्कृति विषय पर डिबेट के दौरान पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कैद को कश्मीर और मुसलमानों से जोड़ते हुए भारत पर सवाल उठाए थे। Parliament passed a patently anti-Muslim law called the Citizenship Amendment Bill, which envisions granting citizenship to all in India except the Muslims. Muslims are being indiscriminately killed across India with complete impunity. यूएन में पाकिस्तान के इस आरोप का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत की प्रथम सचिव पाउलोमी त्रिपाठी ने कहा, हकीकत तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के हर बड़े कुकृत्य का पदचिन्ह इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। बच्चों को किताबों की बजाय बंदूकें पकड़ाई जाती है, महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है और अल्पसंख्यकों को सताया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए ही सरकार ने कानून में संशोधन किया, मगर ये बांग्लादेश भी इस दलील से दुखी हो गया। उसके विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने संसद में बिल पेश करने वाले गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा, दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जहां बांग्लादेश जैसा अच्छा सांप्रदायिक सौहार्द है। अगर वो बांग्लादेश में आकर कुछ महीने गुजारेंगे तो उन्हें हमारे देश में शानदार सांप्रदायिक सौहार्द दिखेगा। एक दोस्त देश होने के नाते हम इतना चाहते हैं कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे दोनों देशों के संबंध में तकरार आएगी। मगर अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ सीधे संयुक्त राष्ट्र भी कानून की मुखालफत कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में विरोध को शांत करने के साथ साथ सरकार दुनिया को कैसे समझाएगी कि कानून में कुछ भी गलत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। कश्मीर बन गया बर्फिस्तान। देवभूमि में बर्फीले हो गए घर मकान। श्रीनगर से केदारनाथ तक -4 डिग्री तापमान। दिसंबर में दम निकालने वाली सर्दी का सितम। पहाड़ों पर सफेद अटैक से हाहाकार।
शहर शहर कुदरत का कहर। सफेद कर्फ्यू। ब्रेक के बाद अपनी खास पेशकश में आगे रुक करते हैं। सोचिए नदियां नाले अगर जम गए तो क्या होगा। हिंदुस्तान में 4 राज्य डीप फ्रीजर बन चुके हैं। कश्मीर बर्फिस्तान बन चुका है। देवभूमि बर्फीली हो गई है। और ब्रेक के बाद अपनी खास पेशकश में आगे रुक करते हैं। सोचिए नदियां नाले अगर जम गए तो क्या होगा। हिंदुस्तान में 4 राज्य डीप फ्रीजर बन चुके हैं। कश्मीर बर्फिस्तान बन चुका है। देवभूमि बर्फीली हो गई है और तो और हिमाचल भी जकड़ने लगा है। पहाड़ों पर कुदरत ने -डिग्री का आपातकाल लगा दिया है। गलियां, सड़कें, शहर के शहर सफेद अटैक की मार झेल रहे हैं। लोग बर्फ में कैद जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें सफेद कर्फ्यू की मार झेल रहे हिंदुस्तान की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। मौसम की तासीर ऐसी बदली कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके कांप उठे। क्या कश्मीर, क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड। आसमानी आफत के कहर से बर्फ के शहर बन गए। ठंड प्रचंड कहर बरपाने लगी है। कहीं ठंड बर्फ बनकर सता रही है तो कहीं बारिश और कोहरा कहर बरपा रहा है। ठंड ने प्रचंड रूप अख्तियार करना शुरू कर लिया है। मौसम का माइनस वाला टॉर्चर लगातार मुसीबत का सबक बनता जा रहा है। पहाड़ों पर सफेद अटैक की हैरान कर देने वाली एक एक तस्वीर दिखाएंगे। श्रीनगर, लगातार बर्फबारी से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर सफेद दिख रही है। घरों के ऊपर बर्फ की चादर, बाहर बर्फ का पहाड़। जमती जिंदगी में रोजमर्रा की चीजें कम पड़ने लगी है। पिछले 1 हफ्ते से श्रीनगर में हाईवे यातायात ठप पड़ा है। कश्मीर की बर्फ पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, और अगर सही माने तो 1 हफ्ते से, कश्मीर घाटी में एक भी फ्लाइट नहीं आ पाई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मौसम की खराबी। पिछले 1 हफ्ते कश्मीर घाटी में जबरदस्त धुंध और कोहरा छाया रहा और इसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पे 500 मीटर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं। श्रीनगर में बीते दिन 5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी के चलते श्रीनगर को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फबारी होते ही यातायात के साथ साथ बिजली ठप पड़ जाती है। वहीं भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। कल की बर्फबारी और बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वो कई जगह पसिया गिराने की वजह से उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उधर जो अल्टरनेटिव रूट है श्रीनगर और जम्मू के बीच, यानी मुगल रोड, वहां पे भी बर्फबारी की वजह से उस रोड को भी बंद कर दिया गया है। इधर पिछले कई दिनों से श्रीनगर और देश के बाकी हिस्सों का राब्ता जो है कट गया है, क्योंकि कोई भी फ्लाइट श्रीनगर से टेक ऑफ नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त धुंध छाई। बर्फबारी के बाद श्रीनगर धुंध की आगोश में है। कोहरे की वजह से सड़कों पर आवाजाही बहुत कम हो गई है। वहीं कश्मीर में बर्फबारी सैलानियों के लिए खुशहाली लेकर आई है। दूसरी तरफ स्थानीयों के लिए ये बर्फबारी आफत साबित हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में कश्मीर घाटी में दोबारा से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन मौसम जो है वो गीला गीला रहने की आशंका है। और हालांकि कल काफी बर्फबारी हुई पहाड़ी इलाकों में। कश्मीर घाटी में 6 से 7 इंच के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई, लेकिन इस बर्फबारी से एक राहत की बात यह है कि सर्दी की शिद्दत में काफी कमी आई है। और लोगों के लिए ये भी राहत की खबर है कि इससे जो टूरिज्म है वो दोबारा से जो है उसका पोटेंशियल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग जो है वो सिर्फ कश्मीर की बर्फबारी देखने के लिए कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। सिक्किम, कश्मीर में बर्फबारी से बुरा हाल है, लेकिन पूर्वोत्तर में भी मौसम ने अचानक से तासीर बदल ली है। सिक्किम में बारिश के बाद अचानक बर्फबारी हुई और पूरा सिक्किम बर्फ से सफेद हो गया। सिक्किम में बर्फबारी हुई तो सड़कों पर लोग मस्ती के लिए उतर आए। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम में हाईवे की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। राजौरी, जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। राजौरी सेक्टर में कल शाम से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी जिले के अधिकतर इलाकों में बिजली की सप्लाई भी ठप चल रही है। इसके साथ साथ भारी बर्फबारी के चलते राजौरी के बुदल
और थना मंडी से बेड़ा की गली मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है। यहाँ से रात को बर्फबारी जो है ये बहुत हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोड जो है ये बंद हो चुकी है। हमने कम से कम 20-25 गाड़ी जो है ये रात को हमने निकाली है, तो अभी बारिश जो है बर्फ ये रुक नहीं रही, बर्फ बहुत हो रही है। राजौरी जिले में जहाँ तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। क्या पेड़ क्या घर, सबने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जो हमारा रास्ता यहाँ से जो रजौरी थाना मंडी से होकर बफलियाज को कनेक्ट करता है, ये आज ब्लॉक हो गया क्योंकि अब ये ऊपर हायर रीचेज में काफी स्नोफॉल हुई है, रात से बर्फबारी हो रही थी। तो अब हमने जो कंसर्न अथॉरिटी थी हमारी गिरोह वाली, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया कि ये साथ साथ में अपना जो रोड क्लियरेंस है वो भी काम करना स्टार्ट कर दें। मीनवाइल हमारे जो हायर अपर रीचेज हैं, जैसे हमारे पास अजमताबाद आ गया, शादरा अपर आ गया, पंगाई आ गया, तो इन एरिया में हमारी थोड़ी लाइट भी डिस्टर्ब हुई है। पुलिस वाले बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आए। बुधवार देर शाम को राजौरी में बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। सड़कों पर 3 फीट से अधिक तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। हिंदुस्तान ठंड से ठिठुर रहा है, बर्फ की मार से पहाड़ जमने लगे हैं। कोहरा, शीतलहर और गिरते पारे से 4 राज्यों में लाखों लोग कांप रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मौसम ने करवट ली तो पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जिले के मुंशियारी और डीडीहाट में देर रात भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद सड़कें तब दिखना बंद हो गई। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ठंड के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घरों पर, गाड़ियों पर कई फीट बर्फ जम गई है। लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं जिले के कई इलाकों में बिजली और यातायात तक ठप पड़े हैं। हिमाचल के ऊपरी इलाकों ने लगातार 2 दिन से हो रही बर्फबारी से सब सफेद सफेद हो गया है। पूरा कुफरी बर्फ की चपेट में है। कुफरी में बीते दिन 20 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो कुफरी में अगले 24 घंटों में फिर भारी बर्फबारी हो सकती है। कुफरी की सड़कों पर सैलानियों का तांता लगा है। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें मुसीबत भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते कुफरी शिमला हाईवे ठप पड़ा है। जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। कुफरी के अलावा शिमला भी बर्फबारी से गुलजार है। शिमला में बीती रात 8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं पूरा शिमला और उसका ऊपरी क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ है। सड़कों पर जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। शिमला में भारी बर्फबारी के चलते सन्नाटा पसर गया। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। माल रोड पर भी इक्के दुक्के सैलानी नजर आ रहे हैं। लेकिन शिमला में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। सैलानी जमकर बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठंड के चलते लाहौल स्पीति के लोगों को
खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में तापमान -4 डिग्री से नीचे चला गया है। ऐसे में घाटी के तमाम नदी, नाले और सड़क मार्ग जम गए हैं। स्थानीय लोगों को पीने का पानी हासिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति इन दिनों प्रचंड ठंड की आगोश में है। बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लाहौल बर्फबारी और बर्फीली हवाओं स्पीति घाटी में लोगों को डरा रही है। वाकया पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस शिवसेना के बीच सावरकर विवाद को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों का दावा है कि सावरकर पर राहुल के बयान से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस हाईकमान से शिकायत कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव चाहते हैं कि ऐसे बयानों से बचा जाए जो गठबंधन में मुद्दा बने और जिसको लेकर रार हो, और इसीलिए उद्धव ठाकरे बातचीत कर सकते हैं कांग्रेस आला कमान से। आपको बता दें कि लगातार शिवसेना की ओर से ऐसे संकेत हैं। संजय राउत लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अब तक उन्होंने ताबड़तोड़ 4 ट्वीट कर दिए हैं और आखिरी ट्वीट में उन्होंने सावरकर की परिभाषा भी समझाई है। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का।